शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के चक्रवातों के बाद उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का अध्ययन आज करेंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निम्न दाब की स्थिति वाले विक्षोभों एवं चक्रवातों की कई श्रेणियां हैं, जिनमें से एक श्रेणी चक्रवात, साइक्लोन या हरिकेन की है। इसमें चार मुख्य वर्ग बना सकते हैं। न्यून से अधिक न्यून दाब की सघनता के क्षेत्र के अनुसार। प्रथम है पूर्वी लहरें या ईस्टर्ली वेव्स। ये अपेक्षाकृत कमज़ोर निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं, जो कि व्यापारिक पवनों के साथ पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनों के साथ चलते हैं। इनका सर्वाधिक अध्ययन कैरिबियन सागर, मध्य अमेरिका के पूर्वी तट के आसपास के में जो स्थित है, उसमें किया गया है। ये कमज़ोर निम्न दाब की द्रोणी कहते हैं जिसे, या ट्रफ के रूप में होते हैं। अधिकांश वेव्स उल्टे वी आकार की होती हैं तथा व्यापारिक पवनों के चलने की दिशा के समकोण पर मौजूद रहती हैं। लगभग 80% ईस्टर्ली वेव्स या पूर्वी लहरें 5 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच तथा महासागरों के पश्चिमी किनारों पर उत्पन्न होती हैं। पूर्वी किनारों पर शीतल सागरीय करंट्स या धाराएं पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ इनकी उत्पत्ति नहीं होती। गर्म सागरीय धाराएं महासागरों के पश्चिमी भाग में होती हैं। इनकी उत्पत्ति इसलिए पूर्वी भाग में न होकर पश्चिमी भाग में अधिक होती है। ये पूर्वी वेव्स को दिखाया गया है। ये समदाब रेखाएं हैं जो उल्टे वी आकृति में हैं और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के साथ ये चलती हैं, है ना। इनमें वायु समदाब रेखाओं में अंतर बहुत कमज़ोर होता है और ये कमज़ोर प्रकार के निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं जो महासागरों के पूर्व से पश्चिम क्षेत्र में चलते हैं। यहाँ ये कैरिबियाई सागर, मध्य अमेरिका के पूर्वी तट के आसपास के भाग में अधिक आते हैं, उसी क्षेत्र को दिखाया गया है। दूसरा जो स्वरूप है उष्णकटिबंधीय निम्न दाब के क्षेत्रों का, उन्हें बोलते हैं उष्णकटिबंधीय अवदाब या डिप्रेशन। इन निम्न दाब के क्षेत्रों के आसपास पवन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तक होती है और ये अधिकांश ITCZ के निकटवर्ती भागों में पाए जाते हैं। जहाँ व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों की मिलती हैं, वो ITCZ होता है। उस क्षेत्र में ये आपस में मिलते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय तूफान या ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ये थोड़े और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इनके चारों ओर 40 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पवनें चलती हैं, क्योंकि दाब प्रवणता इनमें अधिक हो जाती है और ग्रीष्म काल में ज़्यादातर उत्पन्न होते हैं। भारी वर्षा तथा मौसम में परिवर्तन लाते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, है ना, कैरिबियन सागर, फिलीपींस के पास ये अधिकतर आते हैं और कई बार ये चक्रवात या हरिकेन में बदल जाते हैं। अगली श्रेणी है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसे हरिकेन, टाइफून या साइक्लोन चक्रवात हम बोलते हैं। इनके चारों ओर पवन की गति 120 किलोमीटर से भी अधिक रहती है प्रति घंटा। उत्तरी अंध महासागर तथा उत्तर पूर्वी प्रशांत में इन्हें हरिकेन कहते हैं। उत्तरी प्रशांत के पश्चिमी तट, पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में टाइफून कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विल्ली विल्ली कहा जाता है। ये इनके अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ चक्रवात आते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग और मध्यवर्ती अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी भाग में इन्हें हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में विल्ली विल्ली और फिलीपींस और इसके आसपास के क्षेत्र में टाइफून। हिंद महासागर के क्षेत्रों में इनको साइक्लोन या चक्रवात का नाम दिया जाता है।
हरिकेन या साइक्लोन चक्रवात का जो सीजन्स है, उत्तरी अंत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अधिकांश संख्या अगस्त से अक्टूबर के मध्य पाई जाती है और दिसंबर से मई का समय चक्रवात रहित होता है। उत्तरी हिंद महासागर में इनकी मौजूदगी ऑक्यूरेंस थोड़ी जटिलता लिए होती है। मानसून के आगमन के साथ ही चक्रवातों का मौसम शुरू हो जाता है। अधिकतम संख्या जून के अंत और जुलाई के प्रारंभ में पाई जाती है, क्योंकि इस समय महासागर का जल पर्याप्त मात्रा में गर्म हो चुका होता है। ग्रीष्मकालीन मानसून के शीर्ष काल में चक्रवातों की संख्या कुछ कम हो जाती है, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि पूर्वी जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो इसको है ना, इसको उभरने नहीं देता, इन चक्रवातों का विकास नहीं होने देता और यह संख्या पतझड़ में फिर से बढ़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के अंत और पतझड़ के प्रारंभ में अधिकतम चक्रवात आते हैं। ग्रीष्मकाल के अंत तक सागर का जल पर्याप्त मात्रा में गर्म हो चुका होता है। धरती की अपेक्षा, स्थलीय भाग की अपेक्षा महासागर के जल को गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए वो उत्तरी गोलार्ध की दृष्टि से अगस्त सितंबर में जाके ज़्यादा गर्म होते हैं, तो चक्रवात उत्पन्न होने की स्थिति पैदा होती है। आकार की दृष्टि से देखें तो ये लगभग वृत्ताकार होते हैं और इनका औसत व्यास 500-600 किलोमीटर होता है। सागर तल से इनकी ऊंचाई क्षोभ मंडल में 12 किलोमीटर तक होती है औसतन, और ये कई दिन या एक सप्ताह तक भी बने रह सकते हैं। पूर्णतः विकसित चक्रवात में अंदर और बाहर की समदाब रेखाओं में अंतर 50 से 60 मिलीबार का हो सकता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में 10, 15, 20 मिलीबार का ही अंतर होता है, यानी कि इसमें दाब प्रवणता बहुत अधिक होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में, इसीलिए पवनों की गति भी इनमें बहुत अधिक होती है। मेघ तथा वर्षा की दृष्टि से देखें तो चक्रवात की में चारों ओर से सागर से आने वाली नमी युक्त पवनें आती हैं, तो वो मेघ और वर्षा निर्माण में मददगार होती है, क्योंकि केंद्र के पास पहुंचकर ये पवनें ऊपर उठती हैं और इनकी नमी संघनित हो जाती है, जिससे मेघ और वर्षा को बढ़ावा मिलता है। अधिकांश वर्षा चक्रवात के 10% भाग में ही केंद्रित होती है। चक्रवात में वर्षा कई पेटियों के रूप में पाई जाती है। इन पेटियों के बीच में या तो वर्षा का अभाव होता है या उनकी सघनता कम होती है। सवहनीय वर्षा का यह पेटीनुमा प्रारूप अभी भी रहस्य है। चक्रवात के मार्ग में पड़ने वाले स्थानों पर एक दिन के भीतर 20-20 सेंटीमीटर या 200 मिलीमीटर या इससे भी अधिक वर्षा हो सकती है। गति एवं मार्ग। उत्पत्ति के बाद चक्रवात प्राय भूमध्य रेखा से दूर तथा पश्चिम की ओर गति करते हैं। इन चक्रवातों को ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह अपने साथ ले जाता है। ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनें। कई लोगों का मत है कि यह चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनों के साथ गति करते हैं, ऐसा भी एक विचारधारा है। कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन संरक्षण के नियम के अनुसार जैसे जैसे तूफान भूमध्य रेखा से दूर होते हैं वैसे वैसे उनकी गति बढ़ती है, क्योंकि इनकी कोरियोलिस बल या प्रभाव इन पे बढ़ता जाता है। शीतोष्ण चक्रवातों के समान ये भी कुछ निश्चित मार्गों पर अधिक गति करते हैं। उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में पहुंचकर चक्रवात ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच ये चक्रवात ध्रुवों की ओर तीखा मोड़ लेते हैं तथा इन अक्षांशों में ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पुनः पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। यानी कि ये कुल मिला के एक वक्राकार मार्ग अपनाते हैं चक्रवात अपने, है ना, चलने की दृष्टि से देखें तो। उष्णकटिबंधीय महासागरों से दूर अपेक्षाकृत ठंडे महासागरीय जल के ऊपर
पहुंच जाने पर इन चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत कट जाता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा का स्रोत अभी देखेंगे गर्म सागर का जल होता है, जो जिससे वाष्पीकरण होने से इन चक्रवातों को ऊर्जा मिलती है। जब कभी चक्रवात भूमि पर पहुंचता है, जिसे लैंडफॉल बोलते हैं, तो आर्द्रता का स्रोत कट जाने और भूमि से घर्षण के कारण ये कमज़ोर होने लगता है और ख़त्म होने लगता है। चक्रवातों का विनाशात्मक प्रभाव एक तो स्टॉर्म सर्ज के कारण होता है। स्टॉर्म सर्ज का मतलब जहाँ चक्रवात की अक्ष होता है, निम्न दाब का केंद्र, उसके नीचे जो सागर का जल है वो ज़्यादा ऊंचा रहता है, क्योंकि वहाँ निम्न दाब रहता है। तो ये स्टॉर्म सर्ज का एरिया जब तट के पास पहुंचता है तो इसके साथ चलने वाला उच्च जल स्तर यानी ज्वारीय लहरें से सागर के तटवर्ती भागों में फ्लडिंग करती हैं, बाढ़ लाती हैं। चक्रवातों से 90% जीवन की हानि उच्च लहरों वाले इस स्टॉर्म सर्ज से ही होती है। इसके बाद भारी वर्षा और बाढ़ से भी हानि होती है, और तीसरा कुछ हानि तीव्र गति की पवनों से भी होती है। चक्रवात की अगर क्षैतिज संरचना हम देखें तो इसे किसी चक्रवात को 6 प्रदेशों में बांटते हैं। नंबर 1, चक्रवात का अक्ष आई यानी चक्रवात की आँख। यह वृत्ताकार और 5 से 50 किलोमीटर व्यास वाला क्षेत्र होता है, जहाँ सबसे न्यून वायुदाब, सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे ज़्यादा सापेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है। दिन के समय सूर्य स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ मेघ नहीं होते। इस अक्ष के बाहरी किनारे की वायु चारों ओर की वायु द्वारा ऊपर तथा बाहर की ओर खींची जाती है, जिससे अक्ष पर निम्न दाब और भी न्यून हो जाता है। इसलिए यहाँ साफ आकाश और गर्मी की स्थिति पाई जाती है। दूसरी पेटी केंद्र से बाहर की ओर है, उसे बोलते हैं आई वॉल, अक्ष की दीवार। चक्रवात का अक्ष कपासी वर्षा मेघ की एक खड़ी दीवार द्वारा घिरा होता है। विश्व के सबसे लंबे ऊंचे जो मेघ होते हैं कपासी वर्षा मेघ, जिसे तड़ित झंझा मेघ भी कहते हैं, तूफान लाने वाले, गर्जने और बिजली कड़कने के साथ जो मूसलाधार बारिश करते हैं अल्पकाल में, वो कपासी वर्षा मेघ होते हैं। ये इन मेघों से बनी दीवार चक्रवात के अक्ष के चारों ओर होती है। यह प्रदेश 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा और वलयाकार सा होता है। आईवाल के भीतर चक्रवात की सर्वाधिक शक्तिशाली पवनें गोल घूमती हुई और ऊपर उठती हुई पवनें पाई जाती हैं। हिंसक लंबवत गति के साथ कपासी वर्षा मेघ की विस्फोटक वृद्धि होती है और तड़ित झंझा आता है, यानी कि बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, तेजी से मूसलाधार बारिश होती है। इसलिए चक्रवात की सर्वाधिक सघन वर्षा इस क्षेत्र में ही पाई जाती है। तीसरी है सर्पिलाकार पेटियाँ, जो कि बादलों से पहचानी जाती है। आईवाल से बाहर की ओर 2 सर्पिलाकार पेटियाँ चक्रवात में पाई जाती है, जो आकाश गंगा की आकृति की तरह घूमी हुई होती है। यह स्वरूप कई बार तो 100 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, परंतु कुछ किलोमीटर चौड़ाई वाले होते हैं। इन पेटियों को बरसात और मेघ के कारण फीडर बैंड या रेन बैंड भी कहा जाता है। इनमें अलग अलग तड़ित झंझा या तूफान पाए जाते हैं जो बारिश करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए इनमें से होते हुए बारिश आती है। एंटी क्लॉकवाइज पवन की गति पाई जाती है। ये पवनों के स्पाइरल बैंड है। ये सबसे भीतर पवन ना चक्रवात की अक्ष है, फिर चक्रवात का इसके चारों ओर आँख है, और फिर इसके बाद ये 1 नंबर और ये दूसरी नंबर सर्पिलाकार पेटियाँ हैं जो मेघों के द्वारा दिखाई पड़ती हैं और भारी वर्षा करती है। इनकी संरचना ऐसी क्यों है, इसके बारे में अभी जानकारी पर्याप्त नहीं उपलब्ध नहीं है। अगली जो पेटी है वो है वलयाकार पेटी है। चक्रवात के ऊपर स्थित अपसरण के क्षेत्र से नीचे उतरने वाली वायु की पेटी है, इसलिए यहाँ मेघ नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ बारिश
नहीं हो पाती, बादल बन नहीं पाते हैं, ऊपर से नीचे पवन उतरती है तो गर्म हो जाती है और शुष्कता लाती है। तो ये मेघ रहित पेटी है, जहाँ तापमान ऊंचे रहते हैं और आर्द्रता कम रहती है, पर बारिश नहीं होती है। फिर अगली पेटी है बाह्य संवहनीय पेटी। यह पेटी संवहनीय मेघों की बाहरी सीमा है, इसके बाद मेघ नहीं मिलते हैं इस चक्रवातीय संरचना में। ये अस्थिरता से बने हुए मेघ हैं, वायु ऊपर उठती है जो और गर्म होकर, यह अस्थिरता वायु के अवतलन तथा चक्रवात के केंद्र की ओर धरातलीय वायु के स्थानांतरण के मिलने से उत्पन्न होती है। चारों ओर की वायु चक्रवात के केंद्र की ओर आती है और चक्रवात से ऊपर उठी हुई वायु इस पेटी में पिछली पेटी में बाहर नीचे उतर रही होती है। तो इन दोनों प्रकार की पवनों की गति के मिलने से ये पेटी बनती है। और सबसे अंतिम छठी पेटी है बाह्य पेटी। ये मुख्य मेघ राशि से दूर व्यापारिक पवनों की पेटी में बादलों की मात्रा सीमित होती है इस क्षेत्र में, और समन्वय धाराएं भी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती। चक्रवात के ऊपर स्थित वायुमंडल के अपसरण से अवतलित होने वाली पवनें व्यापारिक पवनों के उत्क्रमण को नीचे बैठा देती है, जिसके कारण मेघ निर्माण नहीं हो पाता है ना। ऊपर से नीचे अवतलन के कारण वायु संपीड़ित होकर गर्म हो जाती है, बादल नहीं बनते और न ही बारिश हो पाती है। अगर चक्रवात की लंबवत संरचना देखें तो इसके 3 क्षेत्र गिनाए जा सकते हैं। एक जो अंत प्रवाह की परत, चक्रवात के निचले 3 किलोमीटर में चारों ओर की वायु वाष्पीकृत होकर जल से समन्वय मेघ बनते हैं और ये वायु है ना निम्न दाब के केंद्र की ओर चलती है। फिर है मध्यम परत जो 3 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। इसमें गोल गति पाई जाती है, जिसे चक्रवातीय गति कहते हैं। पवनें गोल घूमती हुई पाई जाती हैं और वृत्ताकार रूप में पवनें चलती हैं, है ना। सीधे चल के नहीं आती, वृत्ताकार चल के आती है। और तीसरी पेटी है बहिर्वर्ती प्रवाह। 7 किलोमीटर से क्षोभ सीमा तक ऊपरी जो पेटी है वो इससे बनी होती है। इसमें वायुमंडल में 12 किलोमीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर ये इस तरह का प्रवाह पाया जाता है, जो चारों ओर वायु का अपसरण होता है। यहाँ से वायु की अधिकता के कारण इसकी गति प्रति चक्रवाती होती है। नीचे तो निम्न दाब है, ऊपर वायु पहुंचकर अधिकता हो जाती है, तो वहाँ ऊपर प्रति चक्रवातीय दशा पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में कोई निश्चित एक सिद्धांत या मत नहीं है, लेकिन कुछ दशाओं को हम गिना सकते हैं जिनके होने पर ही ये चक्रवात है ना उत्पन्न होगा या विकसित हो पाता है। उससे पहले ये देख सकते हैं, ये बीच में चक्रवात की अक्ष है जहाँ कोई बादल नहीं है और थोड़ी बहुत ऊपर से नीचे वायु का अवतलन नहीं होता है, लेकिन निम्न दाब का क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पवनें चारों ओर से आते हुए ऊपर उठ जाती हैं। इसके दोनों ओर ये ऊंचे मेघ है, क्यूमुलोनिम्बस, तड़ित झंझा मेघ बोलते हैं, जिसे कपासी वर्षा मेघ। नीचे तो वर्षाकारी मेघ है एनएस निम्बस, और ये पूरा मेघ नीचे से ऊपर तक जो है ये क्यूमुलोनिम्बस मेघ है। ऊपर जाकर ये बाहर की ओर निकलता है, अपसरण करता है। तो चारों ओर से पवन नीचे अंदर की ओर आती है। बीच में ये जो पवन क्षेत्र है इसमें गोल घूमती हुई ऊपर उठती है और ऊपर के एरिया में पवन बाहर निकलती है। तो ये 3 ऊर्ध्वाधर पेटी के ऊर्ध्वाधर संरचना की दृष्टि से 3 पेटियां चक्रवात में पाई जाती हैं। तो चक्रवात के उत्पत्ति की दशाओं में पहला है उत्पत्ति की दशाओं में पहली दशा है उष्ण आर्द्र वायु की सतत और पर्याप्त आपूर्ति। ये चक्रवात महासागर के 27 डिग्री न्यूनतम 27 डिग्री तापमान तक गर्म हो चुके जल पर ही विकसित होते हैं, क्योंकि तब जल इतने तापमान के साथ जल वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकृत होकर वो ऊपर की ओर समन्वय धाराओं के रूप में ऊपर उठता है तो वहाँ ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर उस शीतलता के कारण उसकी जो नमी है वो संघनित हो जाती है
और संघनित होने से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है, जिससे चक्रवात में संवहनीय धाराएं और तेज गति से ऊपर उठती हैं। तो उष्ण आर्द्र वायु की पर्याप्त आपूर्ति कहाँ होगी? जहाँ सागर का जल 27 डिग्री तापमान तक गर्म होगा। तो पहली दशा है। दूसरी, कोरियलिस बल का उच्च मान होना चाहिए। कोरियलिस बल के कारण ही चक्रवात में हवाएं गोल घूमती हैं। तो अधिकांश चक्रवात जो उष्णकटिबंधीय 5 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं, जिसमें 10 से 15 डिग्री अक्षांश में ज़्यादातर उत्पन्न होते हैं, और 5 से 8 डिग्री के अक्षांश में कभी कभार ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा या छोटे अक्षांशों में जो कोरियलिस प्रभाव है वो या तो शून्य होता है या नगण्य होता है। तो कोरियलिस प्रभाव के बिना पवन गोल ही नहीं घूमेगी, इसलिए चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। उष्ण जल की पर्याप्त गहराई भी होनी चाहिए। चक्रवात की उत्पत्ति सागर की सतह से 60-70 मीटर की गहराई तक गर्म हो चुके, कितना 27 डिग्री तापमान तक गर्म हो चुके जल से होती है, क्योंकि जल गर्म होकर संवहनीय गति करता है, नीचे से ऊपर आता है, मिक्सिंग होती है। तो पर्याप्त मात्रा में गर्म होकर ऊष्मा संचित होने के लिए जल इतनी गहराई का होना चाहिए और उसमें गर्मी संचित होनी चाहिए। निचले स्तर के कमज़ोर विक्षोभ की मौजूदगी। ITCZ, जहाँ व्यापारिक पवनें जिन क्षेत्रों में छोटे अक्षांशों में मिलती है उन्हें कहते हैं। ITCZ में पूर्वी वेव्स, पूर्व ईस्टर्ली वेव्स जो ऊपर बताए थे के रूप में पहले से मौजूद धरातल या सागर के जल के ऊपर विक्षोभ अभिसरण को बढ़ावा देकर चक्रवात के प्राथमिक विकास को संभव बनाते हैं। ये ईस्टर्ली वेव्स निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। यही निम्न दाब के क्षेत्र और गहरे होकर और सघन होकर पूर्ण विकसित हरिकेन या चक्रवातों में बदल सकते हैं। तो ये निचले स्तर के कमज़ोर निम्न दाब के क्षेत्रों की मौजूदगी भी आवश्यक मानी गई है। फिर ऊपरी वायुमंडलीय विक्षोभ भी होना आवश्यक है। धरातल पर तो ये निम्न दाब का केंद्र है, लेकिन ऊपरी वायुमंडल में भी होना आवश्यक है। ये आजकल देखा गया है कि ऊपरी वायुमंडलीय जो पछवा पवनें हैं, जब वो अधिक घुमावदार रूप में बह रही होती हैं, यानी कि निम्न सूचकांक दशा में होती हैं, तो वो छोटे अक्षांशों या भूमध्य रेखा तक पहुंचने लगती हैं। उस दशा में इन विकट घुमावों के जो सबसे भूमध्य रेखीय इस तरफ के हिस्से हैं वो मुख्य प्रवाह से अलग हो जाते हैं, और इनमें ऐसे पश्चिम से पूर्व आने वाली पवनें जब अलग होकर वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के रूप में ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवात के परिसंचरण को उत्पन्न कर देती हैं। जब ये निचले सागर के ऊपर पर्याप्त मात्रा में गर्म जल के ऊपर निम्न दाब की स्थिति बन की जहाँ प्रवृत्ति पाई जाती है, या नीचे ईस्टर्ली वेव्स के कारण जो निम्न दाब के कमज़ोर क्षेत्र महासागर की सतह पर है, उनके ऊपर ये इस प्रकार के ऊपरी वायुमंडलीय निम्न दाब के विक्षोभ जो मुख्य जेट स्ट्रीम से अलग हुए हैं, पछवा पवन से अलग हुए, वो उसके ऊपर आ जाएं तो चक्रवात तेजी से विकसित होने लगता है। तो ये एक दशा महत्वपूर्ण मानी गई है इनकी उत्पत्ति के लिए। अगला है न्यूनतम ऊर्ध्वाधर विंड शीयर, कि वायुमंडल में नीचे से ऊपर तक वायु में विंड शीयर नहीं होनी चाहिए। अलग अलग ऊंचाइयों पर पवन अलग अलग गति से चलती हुई नहीं पाई जानी चाहिए। वो शांत पवन की दशाएं होंगी तो पवन अलग अलग ऊंचाई पर विखंडित नहीं हो पाती, वो तेज़ी से ऊपर उठ पाती है, तो यानी विंड शीयर नहीं हो पाता उसमें। तो न्यूनतम विंड शीयर की अवस्था होनी चाहिए, पवन के बिखराव की न्यूनतम दशा, यानी कि ऊपरी वायुमंडल शांत होना चाहिए। फिर ऊपरी क्षोभ मंडल में अपसरण, हमने पीछे देखा था कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए बैरोक्लिनिक वेव थ्योरी में भी बताया गया था कि ऊपरी वायुमंडल में अपसरण का जहाँ क्षेत्र होता है, ऊपरी क्षोभ मंडल में अपसरण का क्षेत्र जहाँ होता है उसके नीचे चक्रवात हमेशा विकसित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि धरातल पर
दबाव कम होगा और वो ऊपरी वायुमंडल में वो पवने चक्रवातीय परिसंचरण की ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर वहाँ है ना अपसरण को उत्पन्न करेंगी। तो ऊपरी वायुमंडलीय या जेट स्ट्रीम पछुआ पवनों में अपसरण की स्थिति और धरातल पर निम्न दाब की स्थिति हो तो चक्रवात विकसित होने की संभावना रहती है, तेजी से विकसित हो सकते हैं। फिर है सौरमंडल में उच्च आर्द्रता। सौरमंडल में उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, 50 से 60% आर्द्रता होगी, है ना। तो तभी इसमें मेघ बनेंगे और उनसे बारिश होने की संभावना होगी। और बारिश यानी कि सागर का जल वाष्पीकृत होता है ना। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा निहित रहती है उसमें, ऊपर जाकर वो जब मेघ के रूप में जमता है या बरसात के रूप में संघनित होता है तो उससे वह संघनन की गुप्त ऊष्मा फिर से बाहर निकलती है। तो गुप्त ऊष्मा जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो उसमें निहित हुई थी वो है ना संघनन के समय बाहर निकलती है। तो ऊपरी वायुमंडल में इस प्रकार आर्द्रता पहुंचती है और ये आर्द्रता ही चक्रवातीय संचरण को तेज बनाती है, क्योंकि इससे समयनीय धाराएं तेजी से है ना ग्रोथ करने वृद्धि करने लगती हैं।